डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के कक्षा 10 के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक केमिस्ट्री का है वो रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए जिन समीकरणों का उपयोग किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार और हम बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए जिन समीकरणों का उपयोग हम करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो होते हैं दो घटक होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये जान लिया जाए। एक जो होता है अभिकारक, और एक जो होता है उत्पाद। रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के लिए दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक? एक होता है अभिकारक जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, दूसरा होता है उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए, ये अभिकारक क्या है, थोड़ा सा इसका एक उदाहरण लिख दिया जाए और समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिख देते हैं, HCl ले लिया जाए, HCl प्लस NaOH एरो, ठीक है, ये बनेगा NaCl प्लस H2O। देखिए, यहाँ पे ये अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, अभिकारक के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे ये अभिकारक, ये क्या है? अभिकारक, क्योंकि ये दोनों के दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। अभिक्रिया होने के बाद जो भी पदार्थ नया बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये उत्पाद कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और देखेंगे इसमें अभिकारक जो होता है कभी भी ये बाईं साइड लिखा जाता है। जो भी एरो लगाते हैं, एरो के जो बाईं साइड जो भी पदार्थ हम लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और एरो बनने के बाद एरो के सामने जो भी पदार्थ के अणुसूत्र लिखे जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें एरो बनता है, लगाया जाता है। एरो देखेंगे कि सदैव ही एरो की दिशा सदैव ही अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है। एरो की दिशा किधर होती है? सदैव ही अभिकारक से उत्पाद की ओर होती है, जो उस दिशा को बताता है एरो कि किस दिशा में उत्पाद बन रहा है। ठीक है, देखेंगे अगर अभिकारक पदार्थ एक लिए हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं, एक ले सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक अभिकारक लिए हैं तो उसके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर एक से अधिक अभिकारक लिए हैं तो उनके मध्य क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, उत्पाद भी अगर एक बनता है तो कोई बात नहीं, अगर एक से अधिक बनता है उत्पाद तब भी प्लस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होने में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं होने में एरो दो तरह का होता है। एक जो होता है ये फुल एरो होता है, ठीक है, और एक जो होता है हाफ, इस प्रकार लगाया जाता है। तो
तो ये जो सिंगल एरो लगाए हैं, सिंगल एरो, इसको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। जब भी इस प्रकार का एरो लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, फिर उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाएगा। तो उस कंडीशन में हम सदैव ही सिंगल एरो का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं भी इस प्रकार का एरो मिले, हाफ एरो, इसमें देखेंगे आधा एरो है, ठीक है, आधा एक दिशा की ओर और जस्ट उसके विपरीत की ओर है, ठीक है, तो इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसे अनुत्क्रमणीय और इसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और यह हाफ एरो वहाँ पे लगता है जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है, यानी अभिकारक से उत्पाद भी बन जाए और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाए। जब दोनों दिशाओं में इस प्रकार होता है तब जाकर ये लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में मिलता है तो अमोनिया बनता है। इसको बैलेंस कर लिया जाए तो बैलेंस 3 और यहाँ पे 2, ठीक। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन गैस लिए हैं, हाइड्रोजन गैस लिए हैं, इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएं तो अमोनिया बना है। इस अमोनिया से पुनः हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जब भी अभिक्रिया होगी तो हाफ एरो लगेगा और दोनों दिशाओं में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन इसमें देखिए एक ही दिशा में केवल एरो है, एक ही दिशा में एरो है, और यह एक ही दिशा में होने के कारण जो उत्पाद बन गया है अभिकारक से, पुनः उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में लगाया जाता है, जबकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा रासायनिक अभिक्रिया लिखने का या रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है अगला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जांच। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जांच एवं त्रुटि विधि। त्रुटि विधि है रासायनिक समीकरण लिखने का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जांच एवं त्रुटि विधि है। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि जैसा चाहें वैसा लिख दें, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण को अभी मैं बताया हूँ कि लिखने के बाद उसको बैलेंस करना भी जरूरी होता है, संतुलित करना होता है, ठीक है। आप लोग द्रव्य अविनाशिता का नियम पढ़े होंगे, इससे पहले भी पढ़े होंगे कि द्रव्य जो होते हैं न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए जो भी रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं, जो भी अभिकारक होते हैं, अभिकारक में भाग लेने वाले जो भी तत्वों के परमाणु होते हैं उनकी संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने उत्पाद में है। यानी उत्पाद में भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर 4 है तो अभिकारक में भी 4 होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताया हूँ द्रव्य अविनाशिता के नियम के अनुसार कि जो भी द्रव्य अथवा पदार्थ होते हैं नहीं नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिया जाए, अगर मान लिया जाए ये Fe है प्लस H2O है, ये आयरन है और ये क्या है, जल है। जब ये आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो Fe3O4 प्लस क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए ये देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित नहीं है। ऐसे रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। देख सकते हैं इधर आयरन 1 है, इधर 3 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो ठीक है। इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, ठीक है।
इस प्रकार यह समीकरण संतुलित नहीं है। जब इस प्रकार का समीकरण मिले तो इस प्रकार के समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं, और इस कंकाली समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी अभिकारक में जितने भी तत्वों के परमाणु हैं, अभिकारक में जितने भी तत्वों के परमाणु हैं, उत्पाद में भी उतने ही तत्वों के परमाणु होने चाहिए। तो इसको संतुलित किया जाता है, और संतुलित करने का कई तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कक्षा 10 में केवल हम अनुमान विधि से ही अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 में केवल सिलेबस में अनुमान विधि द्वारा ही संतुलित करने का विधि दिया है, तो उसी के द्वारा हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसे अनुमान विधि से हम संतुलित कर लेते हैं, अर्थात इनकी संख्या अपने अनुमान लगाकर इसको संतुलित कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कि अगर इधर आयरन 1 है और इधर 3 है, तो आयरन इधर कर दिया जाए 3 इधर 3 से गुणा कर दिया जाए आयरन में। ठीक है, आयरन संतुलित हो गया। इधर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए 4। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन, चूंकि उधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो उधर भी संतुलित कर दिया जाए, तो क्या होगा यहाँ पर भी 4 कर दिया जाए। अब देखिए ये समीकरण संतुलित हो गया, देख सकते हैं 3 आयरन है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 4 का देखिए गुणा हाइड्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। ठीक है, तो 4 का गुणा ऑक्सीजन में करेंगे तो 4 होगा, ये भी 4 है। ठीक है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हुआ और 4 दूना 8 हाइड्रोजन हुआ। अब इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, और ये सही भी है। देख सकते हैं कि जितने अभिकारक में तत्व के परमाणु भाग लिए हैं, उतने ही उत्पाद में भी तत्व के परमाणु बने हैं। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। इसको अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया गया है। ठीक है, बहुत ही ये सिंपल विधि है, आप लोग घर पे इसे प्रैक्टिस करें, उदाहरण देख देख कर, तो आसानी से सीख लेंगे इसे संतुलित करना। कोई विशेष इतना कठिन नहीं है कि नहीं आ पाएगा, आप लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे अगर प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो। देखिए रासायनिक समीकरण लिखते समय इस बात को याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर इस प्रकार की चीज़ें लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर एस लिखा रहता है, ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखा रहता है, तो एस का मतलब होता है सॉलिड। कहीं भी ऐसा लिखा हो एस का मतलब तो सॉलिड होगा। ठीक है, अगर एल लिखा हो, स्मॉल एल लिखा हो ब्रैकेट में, तो समझ जाना चाहिए ये लिक्विड लिखा है। लिक्विड में द्रव होता है। ठीक है, तो एस लिखा हो तो सॉलिड है। आयरन सॉलिड होता ही है, जो भी लोहा होता है, लोहा क्या होता है, ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। तो ये अवस्था को प्रदर्शित करता है। जो भी अभिकारक या उत्पाद बनते हैं, ठीक है, उनकी अवस्थाओं को भी प्रदर्शित किया जाता है रासायनिक समीकरण में। तो एस जब लिखा हो तो सॉलिड है, एल लिखा हो तो लिक्विड है, अगर जी लिखा हो तो वो गैस है। क्या है, गैस है। अगर एस लिखा हो तो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। हाँ, एक और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर गैस बनता है उत्पाद में, कहीं भी गैस बनता है उत्पाद में, तो उसमें एरो ऊपर की ओर लगता है। एरो जो है क्या होता है, ऊपर की ओर लगता है। कहीं भी इस प्रकार उत्पाद में मिल जाए ऊपर की ओर एरो, तो समझ जाना चाहिए कि यह अवस्था जो बन रही है क्या बन रही है, गैस अवस्था बन रही है। ठीक है, तो एरो से भी पता चल जाता है कि यह गैस है कि क्या है। ठीक है, तो लिखने का यही तरीका होता है रासायनिक समीकरण, और उसको संतुलित करने का भी यही तरीका होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखते समय एरो के ऊपर देखेंगे कि इस प्रकार के कुछ कैटलिस्ट भी लिखे जाते हैं। कैटलिस्ट के भी नाम होते हैं। देखेंगे कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो सामान्य ताप और दाब पर नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए, ठीक है, ताप दिया जाता है, दाब बढ़ाया जाता है, या किसी न किसी कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। तो उत्प्रेरक क्या होता है, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ को ही हम उत्प्रेरक कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, ऐसे
रासायनिक पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक आयरन है। आयरन क्या करता है कि इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को दोनों को उत्प्रेरित करता है अभिक्रिया होने के लिए, ठीक है। तो ये तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। मोलिबेडनम भी उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। तो आयरन और मोलिबेडनम ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। मोलिबेडनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में होता है, ठीक है। देखिए ये 700 केल्विन है, टेम्परेचर दिया है। यह अभिक्रिया जो होती है 700 केल्विन पर होती है और कितने वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है। एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इसको, ठीक है। तो 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है। तो इस प्रकार देखेंगे कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो किसी निश्चित ताप पर होती है, ठीक है। तो उतना ताप मिलना चाहिए, एक निश्चित दाब पर होती है, उतना दाब मिलनी चाहिए, ठीक है। और किसी न किसी विशेष प्रकार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार किसी न किसी रासायनिक क्रियाओं में इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा, जब इस प्रकार मिले तो समझ जाना चाहिए कि ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक वर्धक भी है और कितने टेम्परेचर पर हो रहा है, इस बात को भी लिखा जाता है। कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसको ताप दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर को डिनोट नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जब इस प्रकार का चिन्ह मिल जाए, जब इस प्रकार का चिन्ह मिल जाए तो समझ जाना चाहिए कि यह अभिक्रिया जो है इसको ताप दिया गया है, गर्म किया गया, उष्मा दिया गया है, तभी जाकर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये उष्मा को इंडिकेट करता है, ठीक है। किसको इंडिकेट करता है? उष्मा को इंडिकेट करता है। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। देखेंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया, या इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अथवा इसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ पर योग से बना है योगात्मक, संयोजन मीन्स होता है जुड़ना, संयोजन मीन्स भी क्या होता है? जुड़ना। योग से बना योगात्मक, योगात्मक मीन्स भी होता है जुड़ना। जैसे एक और एक कितना होता है? 2। उसी तरह रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं कि ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और बता रहे हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोजन करके या अभिक्रिया करके एकल या एक उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोडियम है प्लस क्लोरीन है, ये आपस में क्रिया करता है तो NaCl बनाता है। देखिए इसको बैलेंस कर लिया जाए, 2 2। देखिए सोडियम और क्लोरीन ये 2 अभिकारक हैं, दोनों को अभिक्रिया कराए हैं तो क्या बना है? NaCl। तो NaCl जो यौगिक बना है वो केवल एक ही उत्पाद के रूप में बना है, एक ही उत्पाद बना है, 2 नहीं बना है, ठीक है। तो योगात्मक में याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान में याद रखिए, जब भी एक उत्पाद बने और अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक हो तो समझ जाना चाहिए कि यह योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। इसमें भी देखिए एक ही उत्पाद बना है, जबकि 2 क्या है? अभिकारक है, ठीक है। इसके अलावा एक और उदाहरण बहुत सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है तो CO2 बनाता है। इसमें भी देखिए एक ही उत्पाद है और 2 अभिकारक है। तो ये सभी के सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं? योगात्मक अभिक्रिया है, ये याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्या है? अगला है दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर लेता है और उसका स्थान क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है। एक बार और इस डिफिनीशन को बता देता हूँ। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसके साथ अगर जिंक का अभिक्रिया कराया जाए, जिंक से अभिक्रिया कराया जाए तो ये जिंक कॉपर से क्रियाशील है, बहुत अधिक क्रियाशील है। ठीक है, जिंक जो है क्रियाशील है किससे? कॉपर से। इसलिए कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, उसे धक्का मारकर पृथक कर देता है, अलग कर लेता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अलग हो जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। कॉपर को देखिए अलग कर दिया और जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया, जिंक सल्फेट बना दिया। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर अगला इनके प्रकार बताएंगे।